नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कानून के जानकार। कानून के जानकार में हम हर बार बात करते हैं सलाहकारों से, विशेषज्ञों से और कंसल्टेंट से। इसके साथ साथ हम अधिकारियों को इनवाइट करते हैं जो कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, सीनियर वकीलों को इनवाइट करते हैं जो कानून की धाराओं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनके अनुभव से जो है आम जनता को जो है अवेयर करते हैं, जानकारी देते हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो है आम जनता के अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनको जागरूक करने के लिए स्वदेश 24 न्यूज चैनल चलाया जा रहा है। और इस खास कड़ी में आज हमारे पास खास मेहमान के रूप में मौजूद है हमारे साथ में एडवोकेट राहुल गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कानून के जानकार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आज जो डिस्कशन है वो हम चेक बाउंसिंग को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि सर, एक्चुअल में चेक बाउंसिंग होती क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसके लिए आवेदन करना चाहिए, और अगर कोई इसमें फंस जाता है, गलत तरीके से फंस जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी अवेयर नहीं होता, जानकार नहीं होता, जागरूकता नहीं होती है, तो चेक हो गया लेकिन उसकी शिकायत वो थाने में नहीं कर पाता है, बैंक को नहीं बता पाता है, तो उन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो ओवरऑल तो स्टोरी ये है कि चेक बाउंसिंग को हम कैसे समझ सकते हैं सर। देखिए, चेक बाउंस के जो केस होते हैं वो पूरा डिपेंड है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। इसमें चेक बाउंस की डेट से जब लीगल नोटिस दिया जाता है सामने वाले पक्षकार को, लीगल डिमांड नोटिस दिया जाता है, उसमें पूरी चीजें लिखी जाती हैं कि आपके इतना अमाउंट था, इतने का लेन देन था, तो आपका ये कारण से चेक बाउंस हो गया है। अगर आपने रिटर्न पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कोर्ट में दावा लगाया जा सकता है। चेक बाउंस की डेट से 15 दिन का उसको नोटिस दिया जाता है। उसको एक्नॉलेजमेंट जब हो जाती है सामने वाले पक्षकार को, उसमें 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के भीतर सामने वाला पक्षकार हमको पैसे वापस नहीं करता है, हमारी जो चेक की राशि है, उसमें 15 दिन के बाद 30 दिन के भीतर एक दावा लगाया जाता है कोर्ट में, संबंधित न्यायालय में। उसमें कोर्ट फीस भरी जाती है, चेक राशि से संबंधित जितनी भी उसमें मेंशन होती है चेक में। फिर उसके बाद दावे के बाद कोर्ट ऑर्डर करती है, नोटिस समन्स इशू करती है सामने वाले पक्षकार को, एक्यूज पर्सन जो होता है। फिर उसके बाद होता है बेलेबल वारंट इशू होता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैंने किसी को चेक दिया जी या नहीं दिया, जी चेक दिया है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, अगर वो बाउंस करा रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, वो हमारे बीच के समझौते की बात है कि मैंने उससे जेन्युइन एक चेक दिया था और वो बाउंस उसने करा दिया। मान लीजिए मैंने किसी को चेक नहीं दिया है, मेरा चेक गलती से चला गया, उसने चोरी कर लिया या किसी भी तरीके से वो उसका मिसयूज करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन पे जो अपराध फरियादी है वो क्या करे। उस पे सबसे पहले तो ये है कि अगर चेक का मिसयूज कर रहा है तो सबसे पहले आप उस चेक से संबंधित शिकायत दर्ज करें, संबंधित अपने ब्रांच में, बैंक की ब्रांच में, और संबंधित पुलिस स्टेशन में। तो ये आपका एक डिफेंस बन जाता है कि इन फ्यूचर कोई चेक का मिसयूज कर रहा है। अगर आप ये कंप्लेंट नहीं करते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर आपका चेक घुमा है, कोई आपका मिसयूज कर रहा है, तो सबसे पहले आप स्टॉप पेमेंट करवाएं, फिर उसकी एक लिखित शिकायत दर्ज करें बैंक में, संबंधित ब्रांच में और पुलिस थाने में। सर, अगर स्टॉप पेमेंट नहीं करवा पाते हैं, सवाल अभी भी मेरा, फिर से मैं अपने सवाल को पुनः दोहराता हूँ। मान लीजिए मेरे साथ कोई घटना हो गई है और मैं किसी घटना में 1 महीने 2 महीने के लिए कहीं चला गया हूँ, या मेरे परिवार में किसी की तबीयत खराब है तो मैं उसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, इस दौरान मेरा चेक हो जाता है, तो उस चेक को मैं कैसे कोर्ट में जाके एप्लीकेबल कर सकता हूँ कि सर ये मैंने नहीं दिया है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि पुरानी डेट के चेक को बाउंस कराने के मूड में रहते हैं और अननेसेसरी के तरीकों से जो है वो लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें यही है कि शिकायत दर्ज कराई जाए संबंधित ब्रांच में और संबंधित पुलिस स्टेशन में, चेक से संबंधित, कि मेरा चेक गुम हो गया था, जो सामने वाले को किसी को मिल सकता है, जो जिसका वो मिसयूज कर सकता है और मेरे ऊपर क्रिमिनल केस चला सकता है। कृपया इस चेक से संबंधित उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, तो ब्रांच उसको क्या है? जी जी सर, एक जानकारी और चाहिए हमें कि चेक बाउंसिंग कितने प्रकार की होती है, क्योंकि कई प्रकार की बाउंसिंग होती है, लेन देन की बाउंसिंग होती है, किसी को दे दिया है वो बाउंसिंग होती है, खो जाता है वो अलग बाउंसिंग हो जाती है। तो क्या चेक में अलग अलग डेट पे, मान लीजिए किसी ने उसमें साइन करके छोड़ दिया है और उसमें अमाउंट नहीं भरा है, डेट नहीं भरी है, तो क्या वो सिग्नेचर को मिलाकर और अलग अलग जो स्याही होती है, अलग अलग जो राइटिंग होती है, उससे भी बाउंसिंग की जा सकती है क्या।
ये बाउंस तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय में आपको ये डिफेंस का मौका मिल जाता है कि अलग अलग स्याही से, अलग अलग पेन की लिखावट से इस चेक को भरा गया है। जी। अगर चेक भरा जाएगा तो एक ही पेन से भरा जाएगा, जी। एक ही स्याही होगी, उसमें एक ही हैंडराइटिंग होगी। अलग अलग होगी तो ये कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है आपके चेक बाउंस के केस से। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आपने चेक नहीं दिया है और गलती से आपने सिग्नेचर करके चेक छोड़ दिया होगा, वो किसी को मिल गया होगा जो उसका मिसयूज करना चाह रहा होगा, तो ये काउंटर अपने आप को बचाने के लिए एक साक्ष्य के रूप में बड़ा एक सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये साक्ष्य के रूप में बिल्कुल आपका बचाव हो सकता है कि अलग अलग स्याही से ये चेक भरा गया था, मैंने नहीं दिया है। मतलब सर ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे बैंक्स हैं, बैंक के कुछ अधिकारी होते हैं, जब वो फाइनेंस कराते हैं जी। तो फाइनेंस कराते हैं तो वो डेफिनेटली सीधे से तौर पर कि सिग्नेचर करवा लेते हैं जो है उसके आवेदक होते हैं, जो फाइनेंस करता होता है, फाइनेंस लेता है उससे। और जब वो बाउंस कराने जाते हैं या मान लीजिए कोई और व्यक्ति बाउंस कराने जा रहा है, तो क्या उस समय वो उस चीज़ से मुकर सकता है कि साहब मैंने इनको कोई चेक नहीं दिया, इन्होंने जो फर्जी तरीके से अपने नाम का जो है डाल कर इसका चेक का मिसयूज कर रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए किसी फाइनेंस कंपनी से अगर अपन ने चेक दिया है किसी को, तो ये तो पूरा प्रूफ के साथ दिया जाता है। वो अगर उसका मिसयूज करता है, एक मिनिमम अमाउंट के लिए दिया जाता है कि 8-10 चेक किसी हमने होम लोन कराया या कुछ गाड़ी फाइनेंस कराई तो उसमें 8-7 चेक ऐसे दिए जाते हैं। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जी। चेक बाउंसिंग की जो अवधि होती है वो कितने दिन की जी। होती है? कि मान लीजिए जैसे मेरा आज एक चेक जो है मिसयूज हो गया है और मेरे को जी। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने वो चेक खो दिया है या किसी को दे दिया और वो बाउंस कराना चाह रहा है, बाउंस करा दिया, हमें कोई जी। जानकारी नहीं है, कोर्ट से भी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, पुलिस आने से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस कंडीशन में हमारे पास में समय कितना होता है कि हम उस जो चेक बाउंसिंग है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है क्रिया प्रतिक्रिया दे सकें? पे डेट डली है तो उसकी 90 डेज की अवधि होती है। अब 90 डेज के अंदर वो पूरे केस लगा सकता है चेक बाउंस से संबंधित। इन केस अगर वो लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है तो फिर ये जो केस है वो सिविल नेचर में चला जाता है, जिसे बोलते हैं वसूलीवाद, रिकवरी ऑफ सूट। उसकी एक प्रक्रिया अलग होती है, उसमें गवाहियां होती हैं, एविडेंस होते हैं, जो भी चेक राशि से संबंधित अमाउंट है वो आपको कोर्ट डिक्री करती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करती है डिक्री। मतलब ये कह सकते हैं कि बिना गवाही के चेक बाउंसिंग उतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी जैसे जितनी आसानी से लोग समझते हैं कि हमने एक बंदे का जो है चेक उठाया, उसका नाम भरा और अपना जो है जाके बाउंसिंग करा दी। तो अगर उसकी गवाही बिल्कुल नहीं, होती है कि सच में ये चेक आपके काम के लिए दिया गया है नहीं, उसके लिए गवाही की जो है जी इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि चेक आपके पास आया कैसे, किस पर्पज से दिया गया था, कोई आपके पास एग्रीमेंट है इससे संबंधित, या कोई लेन देन हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन पहले भी हुआ है या नहीं। ये सब बातें आपको न्यायालय के समक्ष रखनी पड़ती हैं। तो मान लीजिए सर मेरा एक और सवाल इसमें बनता है कि मान लीजिए कोई जी। व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन उससे किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई किसी को जानता तक नहीं है और उस समय वो व्यक्ति का चेक के लिए बाउंसिंग लगाता है कि साहब फला बंदे से हमको इतना पैसा लेना था, इसने हमें ये चेक दिया था, तो उस कंडीशन पे वो जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है चेक बाउंसिंग का, वो क्या करे? वो न्यायालय के समक्ष अपनी पूरी बचाव को रखे कि मैं इसको ना कभी इससे मिला, ना कभी जानता हूँ, है इसने मेरा चेक का मिसयूज कर दिया है, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, इसने चेक बाउंस से पहले कोई मेरे पास नोटिस नहीं मिला, कोई कोर्ट से ना लीगल नोटिस आया ना कोर्ट से नोटिस आया। तो इस तरीके से वो अपना बचाव न्यायालय के समक्ष रख सकता है, बता सकता है कि कोर्ट को। सर उस कंडीशन पे क्या किया जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसे नोटिस नहीं मिला हो, उसने कोर्ट के सामने रख दिया और जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई 5 लाख का चेक उसने लगाया है और 50,000 का उसने जो है अपना फीस जमा करके यहाँ पे कोर्ट में अपना एक आवेदन लगा दिया कि साहब इनने हमें 5 लाख का चेक दिया था और हम इनसे बाउंसिंग करा रहे हैं, 50,000 रुपये हमने फीस भी जमा कर दिया। तो उस कंडीशन पे क्या वो अपने सबूत उस प्रकार से दे सकता है कि साहब मैं तो इनको जानता तक नहीं, मेरे सिग्नेचर नहीं है, बिल्कुल मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, तो ये बाउंसिंग तो मेरे ऊपर बनती नहीं है जो उनने 50,000 रुपये जमा करके जो है कोर्ट में ये बाउंसिंग कराने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर सकता है सामने वाला पक्षकार, एक्यूज जो जिसके ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है, वो इस तरीके से अपना बचाव रख सकता है कि मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, ना मेरी कभी इनसे बातचीत हुई, ना कभी लेन देन हुआ, इनने मेरा चेक का मिसयूज किया है।
अब वो कैसे किया है ये एक्यूज पर्सन को अपना बचाव न्यायालय के समक्ष रखना पड़ेगा। सर एक और सवाल है मेरा इसमें कि चेक बाउंसिंग को लेके एक डर और भय आम लोगों के बीच में है कि मान लीजिए चेक बाउंसिंग हो गई तो जेल हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से जेल हो जाएगी। तो जी ये क्या मसला है? क्या किसी का चेक बाउंस होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से जेल हो जाती है क्या, या उसको पहले नोटिस दिया जाए? जिस प्रकार से आपने बताया कि पहले नोटिस दिया जाता है और उसके बाद में ये पूरी जी कार्रवाई होती है। तो ये जो जेल जी। वाला जो डर और भय है, ये क्या मसला है सर? देखिए इसमें चेक बाउंस का दावा जब न्यायालय में लगाया जाता है तो उसमें एक एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। पहले नोटिस समन्स न्यायालय की तरफ से जाता है, उसमें एक्यूज को हाजिर होना पड़ता है। अगर नहीं आता है तो बेलेबल वारंट जाता है कोर्ट की तरफ से। फिर भी अगर एक्यूज हाजिर नहीं होता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। उसमें पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ही लाती है। फिर उसमें भी अगर हाजिर नहीं होते तो फिर परमानेंट वारंट इशू होता है, जिसे बोलते हैं स्थायी वारंट। स्थायी गिरफ्तारी वारंट में ऐसा पुलिस एक्यूज को गिरफ्तार करके लाती है और न्यायालय के समक्ष हाजिर करती है। फिर न्यायालय उसको बेल ग्रांट करता है, जमानत पर छोड़ता है। जैसे ही जैसे चेक बाउंस का केस गवाही पे आता है, चार्ज पे आने के बाद गवाही पे आता है, गवाही पूरी हो जाती है, तो न्यायालय उसको एक्यूज को अगर ये साबित हो जाता है कि इसने चेक दिया था, है इसका ट्रांजैक्शन हुआ है, पहले भी चेक से संबंधित लेन देन हुआ है, तो न्यायालय उसको सजा के तौर पे पनिश करती है और चेक में जो राशि भरी हुई होती है उससे दोगुना राशि पीड़ित पक्षकार को दिलाई जाती है। सर इसमें एक और सवाल तो बनता है कि मान लीजिए किसी को सजा हो गई तो क्या उसको उसी कोर्ट से फिर से जो है जमानत मिल सकती है केस को लड़ने के लिए? बिल्कुल, इसमें लोअर कोर्ट में ये केस चलता है। लोअर कोर्ट में अगर मान लीजिए इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर किसी एक्यूज को सजा हो जाती है तो उसमें 1 महीने का आपको समय दिया जाता है कि आप अपेक्स कोर्ट में अपील कर सकें, इस अपने बचाव को अपील कोर्ट में रख सकें। 1 महीने के भीतर 1 महीने के लिए आपको जमानत पर छोड़ा जाता है। इसमें धारा उस दरमियान 389 ही जो है सीआरपीसी जो के। आरोपी होता है वो अपने साक्ष्य फिर से उसको केस कोर्ट में रखेगा और अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। तो सर जो पहले जी सजा दी बिल्कुल गई थी उसके ऊपर क्या फिर जो है कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सजा तो एक बार पड़ चुकी है फरियादी को, आरोपी को। जी इसमें ये प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए अपील कोर्ट में एविडेंस फिर से नहीं होता है, उसमें आर्गुमेंट में आप ये बात रख सकते हैं कि निचली अदालत ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इसमें चेक में जो साइन थे वो मैं ऐसे साइन कभी करता ही नहीं था, मैंने ये अपनी हैंडराइटिंग से भरा ही नहीं चेक, इसमें डेट गलत है या मेरा नाम गलत है, इसमें कोई चीज ऐसी छूट गई है जो निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दी है। तो उसमें अपील कोर्ट में ये बात आर्गुमेंट में अपनी ये बात रखी जा सकती है। मतलब ये कहा फिर जा अपील कोर्ट सकता जो है कि लोअर कोर्ट से अगर सजा मिल भी जाती है तो आपको उसी कोर्ट से 1 महीने के लिए जो है हायर कोर्ट से जो है जमानत मिल जाती है और 1 महीने के लिए आप अपने साक्ष्य को रख के अपील कर सकते हो। बिल्कुल और उस एक दरमियान ही महीने आप में निचली कोर्ट के बारे में ये कह सकते हो कि साहब ये साक्ष्य है, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये मेरा सिग्नेचर कि मैंने सिग्नेचर किया है, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट डाला गया, जो डेट डाली गई है, वो मेरे हैंड राइटिंग में नहीं है। तो वो एक साक्ष्य जी आपके रूप में बहुत ज्यादा मजबूत खड़ा हो जाता है। मजबूत आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपको तत्काल प्रभाव से जेल नहीं जाना पड़ता है। उस केस में आपको 1 महीने की मोहलत दी जाती है कि अगर आपको सजा पड़ी है तो आप अपील कोर्ट में अपनी बात को, अपने बचाव को और उचित प्रकार से रख सकें, ताकि निचली अदालत ने जो बातें नजरअंदाज करी हैं उसको आप ठीक तरीके से अपील कोर्ट में बता सकें। अपील कोर्ट उसको फिर डिसाइड करती है, आपकी पनिशमेंट को अपास्त कर देगी। जो भी अगर आपने बचाव रखा है, अगर वो सही लगता है अपील कोर्ट को, तो बिल्कुल आपकी सजा को माफ किया जा सकता है उसमें। सर बात करें अगर सजा की, क्योंकि बात हम सजा पे भी जी चर्चा कर रहे हैं, तो बात करें हम सजा की, तो इसमें सजा का जो प्रावधान है वो कितने दिन का है सर? 1 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है? इसमें मैक्सिमम जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक का है और चेक की राशि का दुगनी राशि फरियादी पीड़ित पक्षकार को दिलाई जाती है। अगर वो उसमें प्रतिकर के रूप में दिलाई जाती है, अगर उसमें फाइन भी किया जाता है, अगर वो फाइन नहीं भरता है तो उसमें 6 महीने की सजा एक्सटेंड की जाती है, जुर्माना अदा ना किया जाने की अवधि में। सर एक एक सवाल और आ रहा है मेरा कि मान लीजिए जी किसी व्यक्ति ने एक जो फरियादी है उससे किसी गलत चीज के एवज में चेक लिया और वो बाउंस करा दिए। सपोज जी किसी को कोई प्रोडक्ट खरीदना था, वो प्रोडक्ट उससे मिला नहीं
और उसने वो चेक उठा के जी। बाउंस करा दिया, क्योंकि मेरा जो है उद्देश्य नहीं था कि मैं सामने वाले को पेमेंट करूं, सामने वाले ने मुझे गलत प्रोडक्ट दिया है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे तो पैसे चले गए, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा चेक बाउंस हो गया, तो उस केस में फिर मेरे पास बचाव का क्या उपाय रहेगा सर? बचाव का यही उपाय रहेगा आपके पास कि उस चेक से संबंधित आप तुरंत शिकायत दर्ज करें संबंधित पुलिस स्टेशन में और ब्रांच में कि इस संबंध में मैंने ये चीज खरीदी थी और इस संबंध में मुझसे ये चेक ले लिया गया, जिसका मुझे, क्योंकि ये लाइबिलिटी ही नहीं बनती कि किसी प्रोडक्ट के एवज में हम चेक ले लें। या तो अगर प्रोडक्ट अपन खरीदने भी जा रहे हैं और चेक दे भी रहे हैं, चेक से पेमेंट भी कर रहे हैं, तो उसमें अमाउंट डालेंगे, अपने खुद के साइन करेंगे, तत्काल उसको देंगे। और अगर किसी कारण से हम अमाउंट नहीं डालते हैं तो और वो ज्यादा अमाउंट डालकर बाउंस करा देता है, तो ये आपके पास बचाव के लिए आप बता सकते हैं कि मैंने इतने का प्रोडक्ट खरीदा था, इन्होंने ज्यादा अमाउंट डाल के इनको पर्सनल यूज में बाउंस करा लीजिए। सर मेरा सवाल मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का आ रहा है, मैंने उस जी। प्रोडक्ट को या किसी सॉफ्टवेयर को खरीदा, उसके एवज में हाँ। मैंने सामने वाले को 100 रुपए का चेक दे दिया, और वो सॉफ्टवेयर मुझे जी। मिला ही नहीं है, मुझे पता चला कि वो सॉफ्टवेयर फर्जी है। तो सामने वाली पार्टी ने तो मेरा चेक जो है लगा दिया, और मैंने उस पेमेंट को मैं बैंक में नहीं बता पाया, थाने में नहीं बता पाया कि सर मुझे प्रोडक्ट जो ऐसा ऐसा फर्जी मिला है। तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूँ? उस कंडीशन में आप ये न्यायालय के समक्ष ये भी बता सकते हैं कि मेरे को तो प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट के संबंध में मैंने अपना चेक दिया था, वो प्रोडक्ट तो मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ है। उसकी रिसीविंग तो होगी ना, कि कोई हमें प्रोडक्ट दे रहा है कि तो हम उससे रिसीविंग लेंगे। सामने वाले ने हमें प्रोडक्ट दिया होगा तो हम रिसीविंग देंगे कि प्राप्त किया हमने ये प्रोडक्ट। या ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट फर्जी तो हो प्रूफ गया? है ही नहीं। हाँ, ये प्रोडक्ट अगर हमने लिया भी है प्रोडक्ट, चलिए मान लीजिए ले भी लिया और ये प्रोडक्ट ये फर्जी निकला, तो उसका पूरा अपन रखेंगे सबूत बचाव के रूप में कि ये प्रोडक्ट देखिए इन्होंने, हमने तो ये प्रोडक्ट खरीदा था, ये प्रोडक्ट ही फर्जी निकला। तो उस समय सर हमारे पास में ये चेक बाउंसिंग जो है वो इलीगल हो जाती है कि ये चेक बाउंसिंग नहीं है, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड है, बिल्कुल। तो चेक मतलब तो बाउंसिंग हमारे ऊपर अलग है। सामने वाली पार्टी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आपका चेक बाउंस करा दिया साहब, अब तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, भले उन्होंने हमें प्रोडक्ट जो है फर्जी दिया हो या सॉफ्टवेयर फर्जी दिया हो, लेकिन हमारे को जो हमें जो डर रहता है कि साहब हमें अब ये पेमेंट तो करना पड़ेगा, उन्होंने हमारा चेक बाउंस करा दिया। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हम कोर्ट के सामने ये अपील कर सकते हैं कि सर हमने फला फला प्रोजेक्ट के लिए, फला फला सॉफ्टवेयर के लिए, इस सब प्रोडक्ट के लिए हमने जो है पेमेंट दिया था, लेकिन हमें वो सॉफ्टवेयर प्राप्त नहीं हुआ और इन्होंने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, इन्होंने हमारे चेक को बाउंस करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको बचाव के रूप में रख सकते हैं। हमें वो प्रोडक्ट ही नहीं मिला जिसके संबंध में हमने चेक दिया था, और चेक जब आपने प्रोडक्ट ही हमें नहीं दिया तो चेक बाउंस का मीनिंग है कि चेक से जो संबंधित राशि है वो हमें मिल सके। अब जिसके संबंध में वो राशि हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमारा संबंध ही पूरा नहीं हुआ, तो उसमें चेक बाउंस कहाँ से आ जाएगा? सर एक और सवाल है मेरा आपसे कि चेक की जो बाउंसिंग होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? कि चलिए ये तो हो गया कि चेक बाउंसिंग होगी तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, धाराएं क्या होंगी, और केस हो गया तो उसके बाद में सजा क्या होगी, और बच कैसे सकते हैं? अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअल में चेक बाउंसिंग के लिए प्रक्रिया क्या होगी? क्या, चलिए मैं तो वकील साहब को नहीं जानता, मैं तो थाने को नहीं जानता, तो मैं उसमें प्राथमिकता से किस प्रक्रिया का जो है अवलोकन करूं, प्राथमिकता से किस प्रक्रिया को अपनाऊं कि मैं जो है उसमें सटीक रहूं? मुझे किसी का अगर चेक बाउंस कराना है तो मैं क्या अपनाऊं, क्या प्रक्रिया का फॉलो अप करूं? देखिए, इसमें ये है कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है, जो चेक का इस्तेमाल कर रहा है उसे इतनी जानकारी रखना चाहिए। जैसे चेक बाउंस हो गया तो तत्काल हम इमीडिएट अपने वकील से संपर्क करें। वकील उसमें क्या करेगा, एक लीगल नोटिस देगा 15 दिन का, उसमें पूरी बातें वो मतलब रखेगा इसमें कोर्ट कि में किस जाने की तरीके से। जरूरत नहीं है कि हम जी, सीधे वकील साहब से ही मिल सकते हैं? डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाता, उसमें पहले एक स्टेज होती है, लीगल नोटिस जाता है उसके लिए। चेक बाउंस जैसे ही होता है, चेक बाउंस की डेट से लीगल नोटिस जाता है, उसमें 15 दिन का डिमांड नोटिस। फिर उसके बाद कोर्ट में 138 के धारा के तहत 138 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके धारा के अंतर्गत वो दावा लगाया जाता है। धारा 200 सीआरपीसी में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है कि ये इस तरीके से चेक बाउंस हुआ था, हमने लीगल नोटिस दिया, उसके बाद उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, और हम बहुत दुखी या पीड़ित हैं। हमारी चेक से संबंधित जो राशि है वो उचित प्रकार से हमें दिलाई जाए। हमने कोर्ट फीस भी उसमें भरी है।
मतलब हम वकील साहब का सहारा लेके जो है एक एप्लीकेंट बन के जो है सामने वाले को नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद में हम कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से हम जो है सामने वाले के जो है चेक को दिखाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, अपने एविडेंस रखेंगे और अपने केस के लिए अपनी हमारी जो बिल्कुल धनराशि की है उसकी वापसी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ में बहुत अच्छी तरीके से साझा की और हम बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि आम जो हमारे दर्शक हैं, आम जो जनता है, उसको इस प्रोग्राम से काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी और हम लगातार आपसे इसी प्रोग्राम पर कनेक्ट होते रहेंगे, आपसे अलग अलग जानकारियां लेते रहेंगे और हम आम लोगों से, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आप लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ सके। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।